हमारे इस चैनल सक्सेस विद पाई पर जो प्रागैतिहासिक भारत के संबंध में वीडियो अपलोड किया गया था, उसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे जाते हैं और लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और हम बिना कोई देरी करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव विकास के क्रम में वह पहला महत्वपूर्ण वास्तविक मनुष्य प्राणी कौन था जिसने पत्थरों को धारदार बनाकर औजारों के रूप में प्रयोग किया? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा, आप लोग एक बारी उत्तर सोच लीजिए और जब यहाँ पर हम उत्तर बताते हैं तो उससे मिलान करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देने में सक्षम हैं और आपको अपनी तैयारी को और अधिक इम्प्रूव करने का अवसर भी मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, होमो हैबिलिस। यह 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व में पाया गया पहला वास्तविक मनुष्य था जिसने धारदार पत्थर के औजारों का निर्माण किया था। हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुरा पाषाण काल के मानवों को क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? आप सभी ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं या वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। आप लोग उत्तर सोच चुके होंगे। तो इसका कारण था कि वो लोग अधिक मात्रा में जो उपकरण उनके होते थे, जो हथियार होते थे, वो सभी क्वार्टजाइट पत्थर से बनाते थे, इसीलिए उन्हें क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति किस पुरापाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? यह तो सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि यह स्थल ही उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाला माइक्रोलिथ औजारों की सामान्य लंबाई कितनी होती थी? जैसा कि प्रश्न से ही प्रतीत हो रहा है कि माइक्रोलिथ यानी औजार बहुत ही छोटे रहे होंगे, मगर इतने भी छोटे नहीं रहे होंगे कि उनको आप पकड़ ही ना पाए या वो लोग पकड़ ही ना सके, इस्तेमाल भी ना कर पाए। तो छोटे थे मगर बहुत अधिक नहीं थे। तो अर्थात इसका उत्तर जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर के बीच में जो औजार थे उन्हें माइक्रोलिथ औजार कहा जाता था। यह भी एक मध्य पाषाण कालीन मानव की विशेषता थी कि वह इसी प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कुछ वर्षों के अंतराल में, कि भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो सभी जानते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान से हमें पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं और दोनों स्थल कहां पर हैं? ये हैं आदमगढ़ और बागौर। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि नवीनतम पुरातात्विक खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो यह प्रश्न थोड़ा सा लेटेस्ट जानकारी के ऊपर निर्भर करता है और यह हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थल है जिसका नाम है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण अब मिले हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग नियमित रूप से शुरू किया। ये कथन है ये कि नवपाषाण काल में ही मानव ने आग का नियमित प्रयोग किया है।
और इसका कारण है कि पहिए का आविष्कार और अस्थायी बस्तियों का निर्माण भी इसी काल की विशेषता थी। देखिए दोनों प्रश्नों का आपस में कोई लिंक नहीं है, मगर दोनों प्रश्न, दोनों कथन और कारण दोनों सही है, स्वतंत्र रूप से दोनों सही हैं, अतः कथन और कारण दोनों सही हैं। विकल्प 4 डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। और ये कुछ जानकारी है कि आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में थी, लेकिन इसका व्यवस्थित प्रयोग जो हुआ है वो नव पाषाण काल में हुआ है, और पहिए का और कृषि का जो उपयोग हुआ है वो भी नव पाषाण काल में ही इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि ताम्र पाषाण काल, जिसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, के संदर्भ में दाइमाबाद स्थल क्यों महत्वपूर्ण है? सभी को पता है कि दाइमाबाद स्थल जो कि बहुत ही बड़ा स्थल था, और यहाँ पर जो विकल्प है उसमें भी जो बी विकल्प है वही सही होगा कि यह इस काल का सबसे बड़ा स्थल था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण था। और यह महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के तट पर स्थित दाइमाबाद है, जो कि सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। और अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे तो वहां भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है वह भी प्रवरा नदी तक ही है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम के संबंध में है। तो यहाँ पर क्या मिला है बुर्जहोम में? कभी कभी प्रश्न उल्टा भी रहता है इस प्रश्न का, पहले आप लोग सोच लीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कभी ना कभी इस प्रश्न, अगर आपने पुराने प्रश्नों को हल किया होगा तो इस प्रश्न से गुजरे होंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात बुर्जहोम जो प्रसिद्ध है वो इसीलिए है कि यहाँ पे मालिक और कुत्ते दोनों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ये प्रश्न उल्टा भी पूछते हैं कि कहाँ से मनुष्य और पालतू कुत्तों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, किस नवपाषाण कालीन स्थल से, तो उसका विकल्प बुर्जहोम होता है। यहाँ पे प्रश्न उल्टा है। तो दोनों तरह से प्रश्न अगर आएंगे तो आप हल करने में सक्षम रहेंगे। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों ने आद्य ऐतिहासिक काल को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? इतिहास की 3 कैटेगरी आप सभी जानते हैं। एक ऐसी, पहला भाग वो है जिसमें कोई लिपि नहीं थी, और ना तो जब लिपि नहीं थी तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा ऐसा काल आया जिसमें लिपि तो थी, लोगों ने लिखा भी, मगर उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। और फिर आया जिसमें लिपि थी और लोगों ने पढ़ा भी। उसी आधार पर जो 3 काल हैं उसमें से आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल अगर आप लोग जानते हैं तो पढ़े ही होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी, क्योंकि वहां पे लिपि थी मगर उसे आज तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो उसी की परिभाषा यहाँ पे पूछा गया है। तो इस विकल्प में देखते हैं, तो यहाँ पे डी विकल्प जो है कि लिपि का विकास हो गया था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, यही इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, मुख्यतः हिरण के सींगों के प्राप्त हुए हैं? तो इसको भी आप लोग जानते ही होंगे, कई बार बिहार पीसीएस का तो फेवरेट प्रश्न है ये। इसका उत्तर होगा चिरांद, जो कि सारण जिले में स्थित है। यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन के स्थल के रूप में इसे भी जाना जाता है। यहाँ हड्डी के काफी उपकरण मिले हैं जिसमें हिरण के सींगों के से बने हुए थे। और अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों में मुख्य रूप से किन फसलों की खेती की जाती थी? जब इस तरह के कोई प्रश्न आए अगर आप उसका उत्तर भी ना पता हो तो आप गेस करने के लिए भी सोचिए, तो आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए कि आज के समय में कौन सी फसल वहां पर पाई जाती है। तो हो सकता है पूर्व में भी वही फसल पाई जाती हो या उससे ही मिलती जुलती हो, क्योंकि अगर आप उत्तर भारत के हैं तो उत्तर भारत के फसलों को छोड़ते हुए जब
उधर बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद ये लोग हो सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, हम पहले विकल्प जो है वही दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का जो मुख्य फसल था वही था, रागी और कुल्थी। यहाँ पे है दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों में रागी और चने ऐसी शुष्क कृषि वाली फसलों के साक्ष्य में। अब इन 12 प्रश्नों में अगर आप 6 से अधिक प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम हैं, वो भी बिना पढ़े हुए, तो आप बहुत अच्छे स्तर पर हैं। और अगर आपने इसकी पुराने प्रश्नों को कई बार हल किया है तो आप निश्चित रूप से पूरे के पूरे 12 प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहे होंगे, नहीं तो 10 प्लस आप पक्का रहे होंगे। और अगर आप 10 से ऊपर हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से सही दिशा में जा रही है। तो हम फिर मिलेंगे आप सबसे अगले कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। हम अपने प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का सक्सेस विद पाई में स्वागत करते हैं। और इसी सीरीज में पहला भाग जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था, उसमें आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। उसी क्रम में अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो हम बिना कोई देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों माना गया है। यह प्रश्न हमने पूर्व में भी इस पर डिस्कस किया था कि एक ऐसी सभ्यता जिसमें लिपि थी मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। तो उसकी परिभाषा ही पूछी गई है। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है वही इसका उत्तर होगा कि वहां पे लिपि मौजूद थी मगर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि आद्य ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जहां लेखन कला के प्रमाण तो हैं पर उसे अभी तक समझा नहीं जा सका या पढ़ा नहीं जा सका है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं के संदर्भ में सबसे पश्चिमी भाग सुक्तांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पश्चिमी छोर था हमारा वह अफगानिस्तान में था। तो अगर आप इतना आपको पता है कि जो पश्चिमी छोर हमारा अफगानिस्तान है, पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश ही था और उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर था और दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में था। तो अगर आप इतना आपको पता है कि अफगानिस्तान था, तो इसमें से जो नदी आपको लगे कि वो यहाँ की नहीं, अब कहीं और की है, बाहर की है या अफगानिस्तान की हो सकती है, वही इसका उत्तर होगा। और अगर आप पहले से ही जानते हैं तो इसका बहुत ही आसान है, यह दस्क नदी थी। चारों नदी जो दी गई हैं वो सभी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की छोर ही हैं। चिनाब नदी उत्तरी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता की, प्रवरा नदी दक्षिणी छोर है, हिंडन नदी पूर्वी छोर है और दस्क नदी पश्चिमी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे कि प्रश्न में गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इन चारों विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में गलत है। तो यहाँ पे दिया गया है कि धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। बिल्कुल सही है, धौलावीरा 3 भागों में ही विभाजित था। फिर हम सी विकल्प की तरफ, तीसरे विकल्प की तरफ देखते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बिल्कुल सही है। और नगर आमतौर पर 2 भागों में थे। ठीक, ये भी आपको पता ही होगा कि 2 भाग थे, ऊंचा स्तर जिसे गढ़ कहते थे और निचला शहर यानी अपर सीडाटेल और लोअर टाउन, ऐसे 2 भाग थे उसके। यहाँ पे दो जो दूसरा विकल्प है वो है कि बनावली नगर पूरी तरह से ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। जबकि हम सभी पढ़े हैं कि बनावली ही एक ऐसा नगर था जहां पे जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी।
चूंकि जल निकासी नहीं थी तो जल का ग्रिड बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि उस नगर में ग्रिड बने हुए थे। ग्रिड तो जल निकासी के लिए ही बने थे। तो जब जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं तो ग्रिड पैटर्न भी नहीं। तो अतः जो बी विकल्प होगा वही इसका सही उत्तर होगा। यानी यहां पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। यहां पे जल निकासी का अभाव मिलता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में उपयोग की जाने वाली ईंटों का मानक अनुपात यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या था? तो यह भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इसका सही उत्तर डी होगा, 4:2:1। यही ईंटों का था और बहुत ही अच्छा पैटर्न मिला है। यह अनुपात लगभग पूरी हड़प्पा सभ्यता में मिला। जहां भी ईंटें पाई गई हैं लगभग यही अनुपात पाया गया है। वो चाहे जम्मू कश्मीर का स्थल हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, लगभग इसी प्रकार के जो अनुपात हैं उन अनुपातों से बनी ईंटों का प्रयोग किया गया है पूरे हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सब क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह कई बार मेंस जब एमपी पीसीएस या उत्तराखंड में छोटे छोटे प्रश्न पूछते थे तो वहां भी ये पूछते थे। तो वहां परिभाषा पूछते थे कि ये क्या है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा मेलुहा। और वहां पे इसी तरह का प्रश्न पूछा गया कि मेलुहा क्या था। तो एक लाइन में उसका उत्तर रहता था कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को या सिंधु घाटी क्षेत्र को मेलुहा के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर सी होगा कि मेसोपोटामिया के क्यूनिफॉर्म शिलालेखों में। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि क्यूनिफॉर्म शिलालेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पशुपति मोहर प्रयोगी की आकृति के चारों ओर कुल कितने पशु अंकित हैं? यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान देने योग्य है कि कुल कितने पशु अंकित हैं। यहाँ पे संख्या पूछी गई है, प्रकार नहीं पूछा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि पशुपति मोहर में 6 प्रकार के पशु हैं मगर उनकी संख्या जो है वो 7 है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा 7। मुहर पर एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा, एक भैंस और 2 हिरण है और एक सांप है। यानी कुल मिला के 7 पशु की आकृति अंकित है। अगर पूछा जाता है कितने प्रकार के पशु तो उत्तर 6 होगा। मगर यहाँ पे संख्या पूछी गई है पशुओं की संख्या तो 7 पशु हैं। हिरण 2 हैं तो दोनों को काउंट किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग वजन मापने के लिए किस संख्या के गुणकों का प्रमुखता से उपयोग करते थे? बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी ने देखा होगा, जहां भी पढ़ा होगा ये सामने आते ही पता चल जाता है। वो 16 के गुणक होते थे यानी 64, 160, 320 इस तरह का जो वजन था वो प्रयोग में लाया जाता था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लोथल स्थल में कौन सी अनूठी वास्तुशिल्प विशेषता थी जो अन्य हड़प्पा नगरों से अलग बनाती है? ऐसा कौन सा था वहां पे? तो ये वो कई बार अलग तरह से पूछा गया है कि एक ऐसा नगर जहां पर जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर खुलता है। तो लगभग सारे हड़प्पा सभ्यता में दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे की तरफ गली में खुलते थे। लेकिन हड़प लोथल में एक ऐसा मकान मिला है जिसका जो दरवाजा है वो गली में ना खुल के मुख्य सड़क पर खुलता था। तो यहाँ भी उसका उत्तर सी ही होगा कि यहाँ पर एक ऐसा दरवाजा मिला है, एक घर का दरवाजा जो मुख्य सड़क पर खुलता है। यही अपवाद है पूरी हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के संबंध में बाहरी यानी आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पतन के कई कारण दिए गए हैं। विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग अपना मत दिया है कि क्यों पतन हुआ है। कोई बाढ़ बताया है, कोई बाह्य आक्रमण बताया है। तो आर्यों के आक्रमण के संबंध में जो जानकारी दी है उन्होंने मॉर्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने इस बात को माना है कि सिंधु घाटी का पतन जो था उसका प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण रहा था और आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी का पतन हुआ और उसके बाद
वैदिक सभ्यता का पदार्पण हुआ था। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि धौलावीरा से प्राप्त वह कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य है जो सिंधु सभ्यता की साक्षरता या सार्वजनिक संचार को दर्शाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धौलावीरस में ऐसा क्या मिला है जो बताता है कि वहां पे साक्षरता थी या कोई एक ऐसा मीडियम था जिससे वो प्रचार प्रसार करते थे। तो वहां पे एक जो बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, उसी से पता चलता है कि वहां पे कुछ साक्षरता या सार्वजनिक संचार की व्यवस्था थी। तो इसका उत्तर डी होगा कि धौलावीरा में एक पुराना साइन बोर्ड मिला है। तब साइन बोर्ड की तरह ही शिलालेख मिला है, जिससे यह पता चलता है कि या तो लोग पढ़ाते थे बच्चों को उससे, या लोगों को पढ़ाया जाता था उस साइन बोर्ड की मदद से, या फिर कुछ बताया गया है, कोई सूचना दी गई है, जैसे आज के समय में सूचना या दी जाती है साइन बोर्ड लगा के, उसी तरह से वहां भी रहा होगा। तो इस तरह से ये कुल 10 प्रश्नों को हमने आज यहाँ पर हल किया है और आशा करते हैं कि आप सभी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। आप सभी को सभी प्रश्नों के उत्तर पता थे। अगर नहीं भी पता थे तो आपसे आप इन सब प्रश्नों का सही जवाब आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में देने में सक्षम रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।